warm welcome, dear students. तो 10+1 चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसकी फर्स्ट डेरिवेशन काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे हम एवरेज प्रेशर ऑफ अ गैस उसका एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिए थे, एक बार रिकैप दे देता हूं। First of all, we'll assume during the discussion that all the molecules of the given gas are identical in mass. Molecules are in continuous random motion, वो zigzag move करते रहते हैं इधर उधर. Molecules when they bombard against the walls of the container, तो उनका मोमेंटम चेंज होगा। ये मान लो जो लेजर है ना, यही एक मॉलिक्यूल है। तो इधर अगर वॉल ऑफ कंटेनर से बेटा बाउंस बैक होके ऐसे जाता है ना, तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ, डायरेक्शन में चेंज हुआ, नो डाउट। लेकिन मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो फोर्स होता है। तो इस मॉलिक्यूल ने कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करना है जब ये वॉल से कोलाइड करके इधर को आएगा, और एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो कुछ फोर्स जो है वॉल पे भी लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं और सभी मिलके जब वॉल पे फोर्स लगाएंगे, दैट वुड रिजल्ट इनटू प्रेशर। प्रेशर एज यू नो इज फोर्स अपॉन एरिया। मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाएंगे। कोलिजन्स जो मॉलिक्यूल्स की हैं वॉल्स के साथ, एंड बिटवीन देम वो परफेक्टली इलास्टिक है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड लास्टली जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, जो वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो गैस के ऑक्यूपाइड वॉल्यूम से बहुत 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 छोटा सा है। यानी हम ये अज्यूम कर पाएंगे कि जितना कंटेनर का वॉल्यूम है ना, जिसमें गैस एनक्लोज्ड है, वो सारा ही वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए अवेलेबल है, फ्री है, कुछ माइनस नहीं होगा उसमें से। यानी मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है ना, वो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल स्पेसिंग उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है उसमें से माइनस करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब शिफ्ट होते हैं बेटा आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एवरेज प्रेशर ऑफ अ गैस। ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव करना है यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और ये उसके पोस्टुलेट्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुके थे। चलो, अभी मैंने एक बार इसको सारे को कंटिन्यूटी में खत्म कर दूंगा। नोट डाउन करने के लिए हम ना एक बार स्लाइड्स को वापस करेंगे, तो एक बार पीछे करके दोबारा फिर से इसको नोट डाउन करना है। पहले समझ लो सारा बेटा, अभी आपने लिखना कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन आता है, डराइव एक्सप्रेशन फॉर एवरेज प्रेशर ऑफ अ गैस यूजिंग काइनेटिक थ्योरी। बाकी इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जो डेरिवेशन कर रहे हैं। डेरिवेशन आने के चांस कम। तो ये अपने पास है एक्स वाई जेड एक्सिस, और अपने पास एक क्यूबिकल कंटेनर है जिसकी साइड जो है ना वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ मैच कर रही है, तीन, बाकी आपके सामने है। और इस स्क्वायर सॉरी क्यूब के अंदर अभी मैं एक मॉलिक्यूल का मोशन दिखा रहा हूँ, इसमें ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इफ आई टॉक ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो उसका मोशन कुछ ऐसे ना वॉल के साथ ही कोलाइड करता रहता है रिपीटेडली। बट ऐसा एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये तो मैंने एक दिखाया कि एक हमें ऐसे दिखेगा। तो जो मोशन बेटा स्पेस में हो, उस मोशन को हम बोलते हैं थ्री डिमेंशनल मोशन, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों यूज हो जाए। ऐसे मोशन को थ्री डी मोशन कहा था। और थ्री डिमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो वेक्टर्स यूज करने पड़ते हैं ना, वो वेक्टर के भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट।
जैसा कि आपने जब वेक्टर शुरू किए थे ना, हमने लिखा था 3i कैप प्लस 4j कैप लाइक दिस एंड समथिंग k कैप, ऐसे होता था। तो इस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटीज हैं, अभी मॉलिक्यूल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, इसकी वेलोसिटी को अगर मुझे 3 डायमेंशनल स्पेस में लिखना है, तो इस वेलोसिटी के ना, जैसे ये मॉलिक्यूल नंबर 1 है, इसकी वेलोसिटी है c1, तो इस वेलोसिटी को मुझे अगर वेक्टर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना हो कि x कंपोनेंट कितना है, y कितना है, z कितना है, तो फिर इनको कंपोनेंट्स को c1x, c1y और एक इधर को कंपोनेंट आएगा c1z। हर वेक्टर जो है ना वो 3 कंपोनेंट्स का बना हुआ है। यानी ऐसा कह सकते हैं, जैसे मैंने a वेक्टर लिखा था यहाँ पे, यू कैन राइट c1 वेक्टर जो है, एक गैस जो है ना, हमने बेटा एक क्यूबिकल कंटेनर में ले ली है, उसमें n मॉलिक्यूल्स है, हर एक का मास है m, और उनकी वेलोसिटीज जो है, जैसे मॉलिक्यूल नंबर 1 की वेलोसिटी है c1, उसका x कंपोनेंट c1x i कैप, जैसे ये लिखा हुआ है c1y j कैप, c1z k कैप। अब अगर आपको याद हो कि अगर वेक्टर a का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो, साइज, तो हम क्या करते थे, x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर और z कंपोनेंट स्क्वायर करते थे। तो इसी तरह से बेटा अगर c1 का मुझे वेक्टर फॉर्म में ना लिख के सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए हो, ओनली मैग्नीट्यूड, तो वो लिखा जाएगा c1 मैग्नीट्यूड इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ पे ax का स्क्वायर किया, आप लिख दीजिए c1x स्क्वायर, c1y स्क्वायर, c1z स्क्वायर। इसी तरह से बाकी भी मॉलिक्यूल्स जो है, मैंने तो अभी एक ही लिखा है ना, ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। So if I write say similar expression for all the molecules, मॉलिक्यूल का नंबर तो बहुत बड़ा होगा, तो मैं 2-3 लिख देता हूँ, क्योंकि नंबर तो ना एवोगैड्रो नंबर जैसा होता है, 10 पावर 23 के ऑर्डर का, तो वो यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, मैं एक सिमिलरली C2 लिख देता हूँ, C3 लिख लेता हूँ, 1 की जगह 2 डाल दो, 2 की जगह 3 कर दो, ऐसे nth के लिए बेटा Cn इक्वल टू रूट ऑफ Cnx स्क्वायर, Cny स्क्वायर, Cnz स्क्वायर। तो अभी नोट डाउन नहीं करना कुछ भी, अभी सारा समझो पहले, उसके बाद फिर एक बार लिखने का मौका दूंगा, एक बार रिपीट कर दूंगा, फिर जो भी डाउट होगा बेटा वो पूछ पाएंगे और लिखने का काम बाद में करेंगे। तो इस स्लाइड में हमने कर लिया कि एक क्यूबिकल कंटेनर में एक गैस लिया, जिसका क्यूब का साइड रखेंगे हम L, और उसमें n मॉलिक्यूल्स है गैस के, हर एक का मास, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल एक ही जैसे है ना, तो हर एक का मास m आएगा, और उनकी वेलोसिटीज को हमने इस तरह से लिख दिया c1, c2, c3 एंड cn। अब मैं बात करूंगा मॉलिक्यूल नंबर 1 कि उसके कारण इस वाले फेस पे या इस वाले फेस पे निकाल सकते हैं कितनी फोर्स लगती है, फोर्स की बात करनी है मॉलिक्यूल नंबर 1 का, फिर उसको जनरलाइज करेंगे रिजल्ट को। सो लेंथ मैंने बोला था L लेंगे, क्यूब की साइड जो है, और ये है अपना मॉलिक्यूल नंबर 1। अब फोर्स मुझे निकालनी है इस वाले फेस पे, यानी QRSL जो फेस है, इस पे फोर्स निकालेंगे। तो इसके लिए आप बेटा समझ गए होंगे, वो जो Y और Z कंपोनेंट थे ना, उन्होंने फोर्स नहीं लगाना इस पे, Y और Z कंपोनेंट ने फोर्स नहीं लगाना। देखो मेरी बात सुनो बेटा, एक सिंपल सी बात करते हैं कि अगर अपने पास एक यहाँ पे वॉल है, उस वॉल के पैरेलल एक बॉल हम ऊपर को फेंक दें, तो बॉल पे की फोर्स लगेगा नहीं, है ना। इस बॉल को अगर मैं Z एक्सिस के अलोंग फेंकूं, तो क्या वॉल पे कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। इस वॉल पे अगर फोर्स लगाना है ना, तो मुझे बॉल को इधर को फेंकना, मोशन जो है ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग रखनी है, तो ये बॉल जो है ना टक्कर मारेगी यहाँ पे। मान लो एक ना आपको, बच्चे हैं ना आप लोग, तोड़ फोड़ में ज्यादा मजा आता है। एक बिल्डिंग है ऐसे,
उसमें खिड़की लगी हुई है, 4 शीशे लगे हुए हैं, आप इधर खड़े हैं, आपको बोला कि ये शीशा तोड़ के दिखाओ, है ना? तो आप बॉल इधर को फेंकोगे ना तभी टूटेगा ना। अगर बेटा शीशे के पास जाके बॉल इधर को फेंक दी फिर थोड़ी टूटेगा, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना, यही इस खिड़की पे, विंडो पेन पे फोर्स लगाएगी। तो मुझे फोर्स लगाना है इस शेडेड वाले फेस पे, कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है। तो उसके लिए मॉलिक्यूल जो था ना C1, उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी था, z भी था, तो मुझे y और z लेने की जरूरत नहीं है। जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, वही इस पे फोर्स लगाएगा। चलिए, इसलिए मैंने ना मोशन का सिर्फ अभी x वाला पार्ट दिखा दिया, y मैंने नहीं दिखाया, z मैंने नहीं दिखाया। तो लेट अस से इसकी वेलोसिटी अभी अभी लिखी मैंने थोड़ी देर पहले, इधर को वेलोसिटी ना c1x थी, इधर को वेलोसिटी थी c1x, और ये है पॉजिटिव अभी डायरेक्शन में। जब ये यहां से बाउंस बैक होके वापस आएगा तो वेलोसिटी हो जाएगी -c1x, और हर एक मॉलिक्यूल को हमने मास लिखा है m। तो जो मोमेंटम पहले mc1x था पॉजिटिव, वो मोमेंटम बेटा कोलिजन होने के बाद हो जाएगा -mc1x। तो अगर पूछे मोमेंटम में चेंज कितना आया, बोल के बताना बेटा। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो बेटा मेरे बैंक में ना बैलेंस इतना था पहले 10 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को मुझे पता चला कि मेरा बैंक बैलेंस ना इतना रह गया। कितने पैसे निकाल लिए मैंने, कितना चेंज आ गया? 100%। नहीं, परसेंट नहीं बताना, कितने रुपीज से चेंज आया? 4000। 4000 नहीं, 8000। 8000 का चेंज आ गया बेटा। मैंने 8000 रुपए निकाल लिए, 4000 तो पहले थे। अगर मैं 4000 रुपए निकालता तो मेरा बैंक बैलेंस 0 होता। अगर मैं 4000 और ड्रॉ कर लूंगा तो मेरा बेटा बैलेंस दिखाएगा -4000। तो मैंने 8000 रुपीज निकाल लिए हैं। तो इसी तरह जो मोमेंटम पहले mc1x था, अब वो -mc1x हो गया। चेंज कैसे पता, कैसे निकालते हैं? चेंज निकालते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू है अपनी -mc1x, और इनिशियल वैल्यू थी +mc1x। इसको अगर सॉल्व करें बेटा, चेक करो, इज इट ऑल राइट? चलिए, ये सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। अब मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन थे, mc1x तो था पॉजिटिव कोलिजन होने से पहले, कोलिजन होने के बाद ये पीछे को मुड़ा और नया मोमेंटम हो गया -mc1x। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया? वो आ गया नया मोमेंटम माइनस ओल्ड मोमेंटम, माइनस करेंगे तो आएगा 2mc1x। ये मोमेंटम में चेंज आया। बट एज टोल्ड के मुझे तो इस पे निकालना है फोर्स कितना है, और फोर्स हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दो फॉर्मूले थे, एक तो था m इंटू ए, एक था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अपना चेंज इन मोमेंटम तो आ गया मॉलिक्यूल का। अब हमें टाइम भी निकालना कि कितने टाइम के बाद ये मोमेंटम में चेंज आता है। तो दोबारा ऐसा चेंज कब आएगा? इस मॉलिक्यूल को पहले इधर जाना है, यानी डिस्टेंस स्मॉल l कवर करना है, फिर इधर टक्कर होगी, फिर ये सेम स्पीड से वापस आएगा, और दोबारा फिर से वही कोलिजन होगा। तो इसको लेफ्ट को जाने में और राइट को वापस आने में टोटल जो डिस्टेंस कवर करना है वो है 2l, और इसकी स्पीड रही c1x, जाते हुए भी आते हुए भी। c1x मतलब स्पीड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन नहीं, स्पीड ओनली। डिस्टेंस कवर्ड को टाइम टेकन से डिवाइड करें तो स्पीड आती है,
इसका मतलब टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो। तो स्पीड है c1x। बेटा ऊपर वेक्टर डाल देंगे ना, अगर ऊपर वेक्टर डाल देंगे तो वेक्टर है यानी वेलोसिटी है, बिना वेक्टर के मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। तो इतना टाइम लग गया बेटा ऐसा मोमेंटम फिर से चेंज होने के लिए। इतना मोमेंटम चेंज होता है हर इतने टाइम के बाद। तो फिर मैं लगाऊंगा F इज इक्वल टू dp/dt, उससे फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल निकलेगा। तो टाइम के लिए डिस्टेंस टू बी कवर्ड, यहां से लेफ्ट को गए राइट को आए, 2l डिस्टेंस कवर किया c1x स्पीड के साथ। तो चेंज मोमेंटम भी निकल आया, टाइम टेकन भी निकल आया। तो फोर्स जो मॉलिक्यूल 1 पे लगेगी, दोबारा बोल रहा हूँ, फोर्स जो मॉलिक्यूल 1 एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये जो मोमेंटम में चेंज आया ना, ये मॉलिक्यूल का मोमेंटम है, राइट। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मॉलिक्यूल नंबर 1 वुड बी चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। c1x जाएगा ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, 2 से 2 हो जाएगा कैंसल। देखो बेटा ऐसे लिखना ठीक रहेगा, -mc1x²/l। ये मॉलिक्यूल नंबर 1 पे फोर्स है। बट हमारा जो मोटिव था वो ये था कि हमने इस वाले फेस पे फोर्स निकालनी है। तो इट इज लाइक के एक बैट और बॉल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, बॉल पहले इधर को आ रही थी, अब इधर को जा रही है। तो बॉल पे इधर को फोर्स लग गया लेट अस से 20 न्यूटन। तो बेटा एक थर्ड लॉ भी था ना, इन एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, इंटरेक्शन बिटवीन बॉल एंड बैट, एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर बेटा बॉल पे फोर्स लगा लेफ्ट को, तो बैट पे बेटा उतना फोर्स राइट को भी लगेगा, 20 न्यूटन। उसी तरह से माइनस साइन का मतलब है ये फोर्स जो है ना वो लेफ्ट को होगी मॉलिक्यूल पे। दोबारा सुनिए ध्यान से, इतना फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में मॉलिक्यूल नंबर 1 पे लगता है। बट किसने लगाया? वॉल ने। तो जो वॉल पे फोर्स लगेगा मॉलिक्यूल नंबर 1 का, उसका साइन चेंज कर दो, उसको प्लस mc1x²/l लिख दो। उसका डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, इतना ही है बस। साइन सेम, एक्शन रिएक्शन जो है वो डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। तो अगर मुझे लिखना है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वॉल, जो शेड की कर दी ना वॉल, इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स लगेगा फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल नंबर 1 ऑन द शेडेड वॉल। अभी जो मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाया वो था -mc1x²/l। तो माइनस साइन हटा दो, वो वॉल पे फोर्स आ गया, प्लस mc1x²/l। बट ये तो मॉलिक्यूल नंबर 1 का फोर्स है। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, बहुत सारे n मॉलिक्यूल। इसी तरह से नंबर 2 वाले मॉलिक्यूल का फोर्स होगा F2 इक्वल टू m c1x की जगह c2x कर दो। ऐसे ही करते 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 nth मॉलिक्यूल में पहुंचोगे तो Fn इक्वल टू mcnx²/l। मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा रहा हूं, हमने इस वाले शेडेड वॉल पे प्रेशर निकालना, तो प्रेशर के लिए पहले तो फोर्स निकालो। तो सभी मॉलिक्यूल का ना फोर्स आ गया इस वाले फेस पे, शेडेड वाले पे। इन फोर्सेस को प्लस कर लो ताकि टोटल फोर्स ऑन द वॉल निकल आए। तो सभी को प्लस करेंगे, कुछ कॉमन निकलेगा, देखो m/l 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 हर जगह है। m फॉर मास ऑफ द मॉलिक्यूल, l फॉर लेंथ ऑफ या साइड ऑफ द क्यूब। m/l को कॉमन निकाला, देखो बेटा अंदर बचा c1x², c2x², cnx। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब प्रेशर निकालने के लिए क्या करना होता है, बोल के बता सकते हैं? प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो बेटा फोर्स तो निकाल ली हमने कि ये जो शेडेड वॉल पे है ना, इसमें फोर्स Fx इतना लग रहा है। अब प्रेशर निकालने के लिए कि प्रेशर अलोंग x एक्सिस कितना लगा, तो हम फोर्स को किससे डिवाइड करेंगे? इसका एरिया कितना है? एरिया L²
एल स्क्वायर, स्मॉल वाला एल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा हम ना इस फोर्स को अगर डिवाइड कर देंगे बाय एल स्क्वायर तो प्रेशर ऑन द शेल वॉल आ जाएगा। तो एफ एक्स बाय एरिया, एरिया बच्चों ने बोला एल स्क्वायर लिखना है, एक एल पहले से ही था नीचे, एक एरिया का एल स्क्वायर आ गया। अब एल स्क्वायर इंटू एल इज एल क्यूब, तो एल क्यूब जो है वो क्यूब के लिए क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको? क्यूबॉइड। नहीं, उसकी साइड का, क्यूब की जो साइड है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर ले तो क्या निकल आता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकलता है, और वो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द गैस है। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस। देखो जरा, अपना एक्सप्रेशन ये आ गया, P along x एक्सिस, Px इक्वल टू मास L क्यूब को हमने वॉल्यूम ऑफ द गैस लिख दिया। अगर Px को इस तरह से लिखना पड़ेगा तो सिमिलरली P को लिखेंगे तो ये m/v तो सेम ही आएगा, x की जगह y कर दो, एंड लास्टली अगर हमें pz लिखना होगा तो सभी जगह यहाँ पे z कर देंगे। बट हमारा जो टास्क था ना वो था, देखो जो पास्कल लॉ पढ़ा हमने कि एक गैस एक फ्लूइड सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है, तो हमें इन सबका कंट्रीब्यूशन लेना है ओवरऑल प्रेशर निकालने के लिए। तो हमें इसको ना एवरेज आउट करना पड़ेगा। तो पी एक्स पी वाई पी जेड जो है उसको अगर हम ओवरऑल प्रेशर ऑफ द गैस लिखें तो एवरेज प्रेशर निकालने के लिए ना सभी प्रेशर्स को ऐड करके बाय 3 भी करना पड़ेगा ताकि एवरेज प्रेशर निकल आए। अब लास्ट स्टेप है बेटा, जब इन सबको ऐड करेंगे क्या चीज कॉमन निकल आएगी? कॉमन, क्या चीज कॉमन निकल आएगा? सब सभी जगह लिखा हुआ है ना वो m/v। m/v को कॉमन निकाल दिया। एक नीचे 3 भी लगा हुआ था वो भी बाहर छोड़ दो। अब बस ये जो ब्रैकेट्स है ना इनको सीधा 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 प्लस करना है। अब अगर तीनों को ऐड करोगे, इनको इन तीनों को ऐड करना है, ध्यान से देखो जरा। बिगनिंग में मैंने बताया कि C1 जो वेलोसिटी थी ना उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर करके रूट करना है। जब इनको ऐड करेंगे, इनको जब ऐड करेंगे यानी अगर अपने पास C1x स्क्वायर, C1y स्क्वायर, C1z स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या लिखना होगा? सोच के बताओ जरा, क्या लिखो यहाँ पे बेटा? अगर रूट होगा ना, रूट अगर रूट होगा तो ये C1 था। अब रूट नहीं है तो क्या लिखो? बोलो बोलो बोलो। सर स्क्वायर। C1 स्क्वायर लिखेंगे, है ना? तो ये हो गया एक तरह का C1 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से इस तरह से इसको क्या लिखना होगा? इनको तीनों को ऐड करेंगे C2 स्क्वायर, है ना, एंड सो ऑन, फिर C3 स्क्वायर, फिर C4 स्क्वायर, फिर Cn स्क्वायर आ जाएगा ये वाला। चलो ये स्टेप ना अब जरा ध्यान से, अगर तो रूट होता ना ऊपर तो ओनली C1 आता, लेकिन रूट नहीं है, बिना रूट के है तो इनका सम सभी का C1 स्क्वायर, इन सभी का टोटल C2 स्क्वायर, इन सभी का टोटल Cn स्क्वायर। बस ये लास्ट पेज है, डेरिवेशन खत्म होने वाली, इसको रिपीट करूंगा एक बार। ओके, अब इसको हमने ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, शुरू मैंने बोला गैस के n मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी है C1 C2 C3 C4 Cn, n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से डिवाइड कर दिया, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपके पास एक बकेट में ना या एक पॉलीथीन के अंदर एप्पल्स हैं सपोज, ठीक है, और हर एप्पल का मास सेम है,
ये एक पॉलीथीन था आपके पास, ठीक है, कैरी बैग है। हर एक एप्पल का मास जो है वो है 0.2 kg, ठीक है, 4 एप्पल है, इंटू 4 कर दें बेटा, क्या निकल आएगा वो, उसको क्या बोलोगे आप, क्या चीज है वो? एक एप्पल का मास 0.2 kg इंटू नंबर ऑफ एप्पल्स 4, तो जो आंसर आएगा उस आंसर को, जैसे आंसर आ गया 0.8 kg, राइट, तो इसको क्या नाम दोगे आप, क्या है ये? यस, So weight of carry bag. वेट ऑफ कैरी बैग, मास ऑफ कैरी बैग कह सकते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो ये सारे का वेट आ गया, सारे का मास आ गया। इस तरह बेटा एक मॉलिक्यूल का मास था m और टोटल मॉलिक्यूल n है, तो इसको क्या बोलोगे? कैरी बैग हटा दो ना, अब क्या बोलोगे? मास ऑफ Gas. गैस। तो ये गैस का टोटल मास है, तो इसकी जगह मैं डाल रहा हूं बेटा n इंटू एम की जगह पे टोटल मास ऑफ द गैस, और इसको भी थोड़ा सा बदल रहा हूं, इसका मैंने रूट भी ले लिया और फिर स्क्वायर भी कर दिया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक ही बात है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये वो है मास ऑफ द गैस, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस। और इसको बेटा हो सकता है आपने पहले पढ़ा हुआ हो केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आपने आरएमएस वर्ड सुना है? यस और नो? Yes, sir. सुना हुआ है ना? आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। बेटा एक तो सिंपल मीन होता है कि सभी चीजों को प्लस करो और एन से डिवाइड करो, तो इसको मीन कहते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। एक होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर में क्या करना होता है, हर वैल्यू का पहले स्क्वायर किया जाता है, फिर स्क्वायर्स का मीन लिया जाता है, और जो आंसर आता है उसका रूट लेते हैं, उसको बोलते हैं रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, उसको शॉर्ट नेम आरएमएस वैल्यू। इजंट इट? देखो पहले स्क्वायर कर दिया सभी को, ऐड करके बाय एन कर दिया, फिर रूट ले लिया, तो इस ब्रैकेट के अंदर अंदर वाले एक्सप्रेशन को बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, लेकिन इसका स्क्वायर भी था बाहर, तो उसका स्क्वायर। चलो अब लास्टली बस एक स्टेप रह गया, मास बाय वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? मास बाय वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? Density. डेंसिटी। तो हाफ इंटू रो इंटू सी आर एम एस स्क्वायर। बस ये दो फॉर्मूले हैं जो एवरेज प्रेशर ऑफ द गैस को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो डेरिवेशन क्योंकि थोड़ी लेंदी थी, एक बार मैं ना शुरू से दोबारा स्टेप बाय शुरू करता हूँ, लेकिन नोट आपने अभी भी नहीं करना, नोट करने के लिए आपको मैं टाइम दूंगा। दोबारा सुनो वन बाय वन। एक्स वाई जेड एक्सिस एक क्यूबिकल कंटेनर, उसमें एक मॉलिक्यूल जो गैस का अगर मैं दिखाऊं तो वो रैंडमली इधर उधर चलता रहता है, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 1 नंबर वाले की c1 अगर है तो उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, c1x, c1y एंड c1z। और अगर मुझे इस वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा c1x i कैप, c1y j कैप, c1z k कैप, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिंपली स्क्वायर दीज थ्री एंड टेक द स्क्वायर। और इसी तरह जो c2 है, c3 है, cn है, उनको ऐसे लिख सकते हैं। तो हर एक मॉलिक्यूल का मास है स्मॉलर, और ये जो क्यूब हमने लिया इसकी साइड है l। लेकिन हमने सबसे पहले जो ये वाला फेस है जिसको बाद में शेयर कर देंगे QRSL, इस फेस पे कितना फोर्स लगता है पहले उसकी बात करेंगे। तो इस पे प्रेशर निकालना है हमने, तो प्रेशर मॉलिक्यूल अंदर से इधर को लगाएंगे। तो जो मॉलिक्यूल नंबर 1 था ना, उसकी वेलोसिटी का हमने सिर्फ x कंपोनेंट लेना, जा तो इधर को रहा था, y के लॉन्ग भी जा रहा था, z के लॉन्ग भी जा रहा था, लेकिन हमें इस फेस के लिए y और z कंपोनेंट नहीं चाहिए, तो सिर्फ x कंपोनेंट चाहिए। तो इसकी वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग थी c1x, तो कोलिजन होने पे इसका मोमेंटम जो कि प्लस mc1x था वो बाद में बन जाएगा माइनस mc1x। इनिशियल mc1x पॉजिटिव, कोलिजन के बाद माइनस mc1x नेगेटिव। तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया हमने मॉलिक्यूल का, नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू माइनस कर दी।
इसके बाद इतना चेंज हर कितने टाइम के बाद आता है, उसके लिए हम देखेंगे। ये तो नहीं कि मॉलिक्यूल टक्कर ही मारता रहता है कंटिन्यूस ना, पहले जाएगा उधर, दोबारा इधर घूम के वापस आएगा, फिर दोबारा कोलिजन होगा। तो कितना टाइम लग गया ऐसा मोमेंटम में चेंज आने के लिए? उसके लिए मॉलिक्यूल को जाना है लेफ्ट को डिस्टेंस l, वापस आना है फिर से डिस्टेंस l, तो 2l डिस्टेंस कवर करना है स्पीड c1x के साथ। तो इतने टाइम के बाद एवरी टाइम इतना मोमेंटम चेंज हो जाता है, लेकिन ये चेंज इन मोमेंटम मॉलिक्यूल का है, इसलिए पहले लिखी जाएगी फोर्स ऑन मॉलिक्यूल नंबर 1, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, c1x जाएगा ऊपर, तो माइनस एम c1x स्क्वायर बाय l। ये होगी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मॉलिक्यूल। हमने निकाल ली है फोर्स ऑन द वॉल, उसके लिए एक्शन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसका साइन माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे। तो ये जो शेडेड वॉल है इस पे फोर्स निकालना है हमने मॉलिक्यूल नंबर 1 का, उसके लिए साइन चेंज कर दो, माइनस लिखा था पीछे हमने, इसको प्लस कर दो, प्लस एम c1x स्क्वायर बाय l। ओके, तो इस तरह बाकी के मॉलिक्यूलर फोर्स लगाएंगे। तो बाकियों को लिख दिया F2, यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दिया, F3 यहाँ पे 3 कर देंगे, Fn यहाँ पे n कर देंगे 1 की जगह। तो टोटल फोर्स ऑन दिस वॉल वो आ जाएगी सभी फोर्सेस का टोटल, सभी फोर्सेस का टोटल करेंगे तो m/l निकालेंगे कॉमन, अंदर बचेंगे c1x c2x स्क्वायर cnx स्क्वायर, बट निकालना तो प्रेशर था, तो प्रेशर के लिए फोर्स को इस वाले फेस के एरिया से यानी कि l स्क्वायर से डिवाइड। तो एक l पहले पड़ा था, एक l स्क्वायर आपने और लगा दिया, l स्क्वायर इंटू l करेंगे तो बन जाएगा l क्यूब, l क्यूब को हमने वॉल्यूम बना दिया। ये प्रेशर अलोंग x एक्सिस इस वाले फेस पे आ जाएगा। इस तरह से प्रेशर अलोंग y एक्सिस भी लिखो, क्योंकि कंपोनेंट तो तीनों लेने पड़ेंगे, सभी वेलोसिटीज का जो प्रेशर है ना उसका एवरेज करना पड़ेगा, pz भी निकालो ऐसे ही, फिर इनको प्लस करके एवरेज करने के लिए बाय 3 कर दो। तो जब ऐड करोगे m/v कॉमन, ये बाय 3 पहले ही बाहर रख दिया, इनको ऐड करोगे, अभी बताया मैंने अगर रूट होता तो c1 था, लेकिन ये बिना रूट के ऐड होने हैं, बिना रूट के ऐड होने हैं, तो यहाँ पे c1 स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे c2 स्क्वायर देन cn स्क्वायर। इसके बाद n से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से n से कर दिया डिवाइड, और इसका रूट भी ले लेना है, अब स्क्वायर भी कर देना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज मास ऑफ द गैस, और इसको हमने लिखना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और उसका स्क्वायर है मास बाय वेलोसिटी को डेंसिटी लिख सकते हैं। चलिए अब मैंने रिपीट भी कर दिया, अब बारी आ रही है नोट डाउन करने की। चलिए, तो हमने प्रूव कर लिया कि जो गैस का एवरेज प्रेशर है वो 1/3 मास ऑफ द गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस इनटू गैस मॉलिक्यूल्स की आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर, और मास बाय वॉल्यूम को गैस की डेंसिटी भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ना जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना उसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है वो निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला कि एवरेज प्रेशर जो गैस का है वो 1/3 m/v CRMS स्क्वायर या डेंसिटी इनटू CRMS स्क्वायर होता है, और 1 मोल गैस का अगर ले तो यू नो आइडियल गैस इक्वेशन इज वैलिड, PV इज इक्वल टू 1 RT। तो अगर हम P की जगह रिप्लेस कर दे 1/3 m/v इंटू CRMS स्क्वायर, ये प्रेशर का वैल्यू पुट किया मैंने, और इसके साथ बेटा इनटू वॉल्यूम भी था, ये तो P हो गया ना, P इंटू V है ना, V से V हो गया कैंसिल,
तो अब अपने पास आएगा CRMS स्क्वायर, 3 चला गया ऊपर 3RT और ये m आ गया नीचे। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो अगर सिर्फ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखनी हो तो रूट लेना होगा। तो ये फॉर्मूला है बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच क्या रिलेशन है उसके लिए। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है ना, हाँ बस एक चीज ध्यान रखना कि जब हमने इसको फॉर्मूले को ना न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, देन बी केयरफुल, क्योंकि मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लगा दी है। केमिस्ट्री में आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं आइडियल गैस पे बेस्ड। उसमें जो टेम्परेचर है वो केल्विन में लिखना पड़ता है, नंबर 1। दूसरा ये m जो है वैसे तो मास ऑफ द गैस थी, बट क्योंकि आपने फॉर्मूले में ना जो गैस का 1 मोल ले लिया है, तो 1 मोल की मास को बोलते हैं मोलर मास। तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ द गैस आपको लिखनी होगी। 1 मोल का मास इज कॉल्ड मोलर मास। तो वो यहाँ पे डालना होगा जब भी आपने, बाकी 3 तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। सो आपने 2 प्रिकॉशन रखनी है, टेम्परेचर को केल्विन में डालना है और नीचे इस फॉर्मूले में आपको मास नहीं लिखनी गैस की, मोलर मास लिखनी है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सम कांस्टेंट इनटू रूट ऑफ टेम्परेचर कह लो या CRMS प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर कह लो। तो गैस का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर मोशन जो है ना गैस की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। चलिए पहले एक बार यहाँ तक नोट डाउन करिए।